ख़ासतौर पे हमारी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारी डाइट और जो हमारा रहन सहन है ये हमें ज़्यादा इसका वो चांस होता है कि हमें हड्डियों के मसले हों, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं कैल्शियम और विटामिन डी। और इसी तरह ही बहुत सारी और वजूहत हो सकती हैं, जैसे जिन्स का और एज का या उम्र का ताल्लुक। और इसी तरह जो हमारी बहुत सारी अद्वियात हम लेते हैं दूसरी बीमारियों के लिए, ये सब वजूहत हो सकती हैं कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँ। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर असगर भाइयों, जो कि स्ट्रोक मेडिसिन और एल्डरली केयर के कंसल्टेंट हैं। खुशामदीद डॉक्टर असगर भाइयों। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी हड्डियों के कमज़ोर होने की वजूहात क्या है? बहुत ही अहम सवाल है, और ख़ासतौर पे हमारी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारी डाइट और जो हमारा रहन सहन है ये हमें ज़्यादा इसका वो चांस होता है कि हमें हड्डियों के मसले हों, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं कैल्शियम और विटामिन डी। और इसी तरह ही बहुत सारी और वजूहत हो सकती हैं, जैसे जिन्स का और एज का या उम्र का ताल्लुक। और इसी तरह जो हमारी बहुत सारी अद्वियात हम लेते हैं दूसरी बीमारियों के लिए, ये सब वजूहत हो सकती हैं कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट रिस्क फैक्टर एज की। तो किस एज में ज़्यादातर है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने का खदशा होता है? हमारे यहाँ तकरीबन 40 से 50 की उम्र के जो बंदे होते हैं उनको तकरीबन 2% चांस होता है कि अगर खुदा न खास्ता वो गिरें तो उनको चांस होता है कि वो हड्डियाँ टूट जाएं, या उनकी हड्डी टूट सकती है या फ्रैक्चर हो सकती है। मगर यही चीज़ अगर 65 या उसके ऊपर, तो ये जो रिस्क है वो 25% तक चला जाता है। तो जितनी बड़ी एज होगी उतना ज़्यादा आपका वो रिस्क होगा कि आपका उम्र जितनी बड़ी होगी इतना ज़्यादा चांस होगा कि आप फ्रैक्चर का, अगर आप खुदा न खास्ता गिरते हैं या कोई और स्लिप होता है। ठीक है, एज के बाद जो अगला रिस्क फैक्टर है वो जेंडर का है। तो ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है? ख़वातीन में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कुछ जो हमारे एंजाइम्स या कहना चाहिए हार्मोन्स हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं या हिफाजत करते हैं। मगर ख़वातीन में ख़ास तौर पे 45 या 50 के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको एंजाइम्स या हार्मोन्स कम होने की वजह से तो हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद हार्मोनल या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं कुछ, और फिर कुछ लोग हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं। तो उसका क्या अमल दखल है? अगर स्टेरॉइड्स की बात की जाए तो ये तो डायरेक्टली हमारे हड्डियों पे असर करते हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाते हैं। तो कोई भी ऐसा मरीज़ या कोई ऐसा शख्स जो स्टेरॉइड्स लेता है किसी भी वजह से, बिलफर्ज दमे की बीमारी की वजह से या हड्डियों की दूसरी बीमारियां हैं जोड़ों की या कोई और वजह से, तो उसका चांस ज़्यादा होता है कि अगर खुदा न खास्ता वो गिरे तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं, क्योंकि हड्डियां उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें रिस्क फैक्टर असेसमेंट करनी चाहिए, ताकि देखने के लिए कि अगर उनको कुछ अद्वियत की ज़रूरत होगी सप्लीमेंट के लिए या नहीं। इसी तरह और जैसे बीमारियां हैं जिसमें हमारे अगर जैसे डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, या दूसरी बीमारी जिसमें हमारा हाजमा सही ना हो, तो कैल्शियम कम होने की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ लोग जैसे COPD या आस्थमा के लिए, जैसे हम दमा भी कहते हैं, उसके लिए स्टेरॉइड लेते हैं, तो वो काफ़ी अरसा तक उनको लेना पड़ता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि उससे भी उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं? जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे मरीज़ जो लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे के लिए स्टेरॉइड ज़रूरत पड़ती है, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, कि इनहेलर हो या क्रीम हो या गोलियां हो या शरबत हो, तो ऐसे लोगों की रिस्क असेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए, देखने के लिए कि उनकी हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं, और अगर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उनको दवाई देनी चाहिए एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, बहुत से वालिदैन जो हैं वो इस बारे में खदशात का शिकार होंगे कि उनके बच्चे बचपन में उनको अस्थमा डायग्नोस हो जाता है, तो उनको क्लिनल इनहेलर जो है वो लेना पड़ता है काफ़ी अरसे तक। तो आपकी राय क्या है, क्या वो भी एक रिस्क फैक्टर है उनके लिए? जी जनाब, बिल्कुल जैसे बताया कि कोई भी स्टेरॉइड की कोई भी चीज़ वो उसका रिस्ट्रक्टर कर सकती है। ऐसे मरीज़ों को असल में दो चीज़ें हैं। पहली बात यह कि बहुत सारे मरीज़ एज के साथ अस्थमा उनका ख़त्म हो जाता है तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर वो मरीज़ जिनको मुस्तकिल ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ऐसे लोगों को या तो ऐसे मरीज़ों को या तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स देनी चाहिए, या फिर इनकी रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए हर 4 से 5 साल के दौरान, ताकि उनका पता चले। और अगर खुदा न खास्ता उनकी रिस्क असेसमेंट स्कोर हाई है तो उनको हमें सप्लीमेंट देने चाहिए।
खाने में जो हम डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, कुछ लोग हैं वो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय पीते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं वो कॉफ़ी के शौकीन हैं। इसी तरह सॉल्ट, नमक का इस्तेमाल डाइट में बहुत ज़्यादा है। तो इन जो हैं खुराक, ऐसी खुराक लेने से कैल्शियम की कमी बेशी होती है। चाय और कॉफ़ी के बारे में सुना है कि वो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। तो ऐसे मरीज़ों को कोशिश करनी चाहिए कि या तो कम करें या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट लें जो बड़ी एज के, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है मेन उसमें हाई कैल्शियम होता है। इससे विटामिन डी जो है हमारे सनलाइट से मिलता है। अगर आपका दूध ले रहे हैं या आप बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं कि ख़ास मकदार में, तो उम्मीद है कि आप हड्डियों की कम बीमारियों से बच जाएंगे। मेरा क्वेश्चन सॉल्ट से रिलेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो वो आप एक्सक्रीट कर सकते हैं कैल्शियम, तो क्या उससे भी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हाँ, क्योंकि आपके फिर बकाया जो बकाया जो नमकियात वगैरह हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कैल्शियम पे भी, जिसकी वजह से खदशा होता है। आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ज़्यादा नमक ना सिर्फ इसकी वजह से बल्कि दूसरी बीमारियां भी पैदा कर सकता है, तो हमें कम करना चाहिए नमक का इस्तेमाल इस लिहाज से। जब हम बात करते हैं हड्डियों की, जो पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो कैल्शियम है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कैल्शियम हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैल्शियम और विटामिन डी का बोन हेल्थ के साथ क्या लिंक है? विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में काम आता है, और दूसरा ये कि हड्डियों के अंदर डालने में काम आता है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ बनी हुई हैं मेनली, उसमें कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो सकें। तो विटामिन डी जो है इसके एब्जॉर्प्शन में काम करता है, जो 2-3 तरीके से हो सकता है, एक सनलाइट से भी, और उसमें हमारे जो गुर्दे हैं उसका काम भी है। तो अगर विटामिन डी की लेवल सही हों और कैल्शियम लेवल सही हों तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैल्शियम क्या है और विटामिन डी के बारे में अवेयरनेस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो उसकी मिकदार ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ये अमूमन सही हो जाता है, फॉस्फेट तो वहीं से आ जाएगा। मगर जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, और अगर आपको कोई ऐसा मरीज़ जिसको बीमारी हो जिसकी वजह से वो ना ले सकता हो, या फिर एब्जॉर्प्शन का मसला हो, तो फिर सप्लीमेंट्स, गोलियाँ भी ले सकते हैं इनको सही करने के लिए। ठीक है। जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो कुछ लोग खुद ओवर द काउंटर जाके खुद अपनी मर्ज़ी से कैल्शियम या विटामिन डी जो है वो लेते हैं। तो इसके बारे में है कि मीडिया में कुछ खबरें आती हैं कि ओवरडोज करने से आपको पॉइजनिंग हो सकती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमूमन कैल्शियम की पॉइजनिंग जो है इतनी आम नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनमें ये हो सकता है कि हमारे जिस्म में या खून में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए, जिसमें कैंसर की वजह से, जैसे मल्टीपल मायलोमा है या दूसरे कैंसर हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। तो या फिर पैराथायरॉयड एक हमारा एक और हार्मोन है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर किसी का ज़्यादा हो गया है तो चेक करा ले, फुल असेसमेंट हो उसकी डॉक्टर से। हाँ, बहुत ही कम ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास जिसमें कैल्शियम लेवल बढ़ गया क्योंकि सप्लीमेंट लेने की वजह से, मगर उसमें अमूमन ये लोग बूढ़े होंगे जो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं मगर पानी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जिसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये भी एक और रीज़न है कैल्शियम हाई होने की। विटामिन डी अगर आप बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसके भी केसेस आए हैं जिसमें उनके पॉइजनिंग हुई है, मगर अमूमन वो इतना मसला नहीं करती। कैल्शियम ज़्यादा मसला करती है, जैसे इसमें कन्फ्यूजन है, पथरी की शिकायत हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ी की। यानी कि आपके जो गुर्दों का फेल है वो भी मुतासर हो सकता है। जी जी जी। अच्छा, जो हमारी जीन्स हैं क्या वो डिटरमिन करते हैं कि हमारी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी और हमारा स्केलेटन कैसा होगा? बिल्कुल जनाब, इसमें बहुत बड़ा असर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमन हमारे जो मशरिक़ वस्ता के लोग हैं या मशरिक़ उसके, वो इतने उनके लंबे कद नहीं होते हैं, मगर जो यूरोपियन वाले हैं उनके कद लंबे होते हैं। तो जीन्स का रोल तो है यहाँ पर। अब बात ये आती है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट एक्सपोजर कर रहे हैं। तो जीन्स का इस लिहाज से तो बहुत ताल्लुक है कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होंगी। और अनफॉर्चुनेटली बाज़ ऐसे हमारे इलाके हैं जिनमें हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा पर्दे की वजह से बाहर नहीं निकलना होता, जिसकी वजह से एक एक्सपोजर नहीं होता, तो उनके बच्चों में भी इसकी कमी आ जाती है, क्योंकि वालिदैन या वालदा की वजह से बच्चों में भी कमी आ जाती है। दूसरा, बाज़ ऐसी बीमारियां हैं तो जीन्स की वजह से वो बीमारियां लग सकती हैं, जिनमें डाउन सिंड्रोम है या बाकी बीमारियां हैं जिनमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। हमने सप्लीमेंट की तो बात की, लेकिन एक्सरसाइज का क्या रोल है बोन हेल्थ के हवाले से?
यहाँ पर एक बहुत ही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इस लिहाज से, क्योंकि एक्सरसाइज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ आपको बाकी बीमारी दूर रखने के लिए मगर हमारे जिस्म को मजबूत रखने के लिए भी, ताकि अगर हमारा जिस्म जब यूज़ में आएगा और सही यूज़ में आएगा तभी तो वो मजबूत रहेगा। तो एक्सरसाइज का ताल्लुक जो है इस लिहाज से भी अच्छा है कि ना सिर्फ की हड्डियाँ कम वो मजबूत रहेंगी, आपके मसल्स वगैरह वो भी सब मजबूत रहेंगे। तो आपको अगर वो मजबूत रहेंगे तो आपको खुदा न खास्ता गिरने या उससे आपके फ्रैक्चर करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज तो यंग एज में अगर आप हेल्थी हैं तो कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको डिसेबिलिटी है या आप ज़्यादा उम्र रसीदा हैं तो फिर आपको कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहिए होगी, तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? NHS की अगर देखा जाए तो उनके एक रिस्क असेसमेंट हमारे पास है जिसको फ्रैक्स कहते हैं, FRAX या क्यू फ्रैक्चर। उसमें हम रिस्क असेसमेंट करके उनके हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन उनको दे सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो चलना फिरना नहीं है या कमज़ोर हैं या घर में ज़्यादा रहते हैं या उनके सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं हैं या फिर कोई और रीज़न हो सकता है कि या कोई और वजह हो सकती है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, तो उनका ये असेसमेंट कि हम उनके लिए सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिसमें विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ साथ बिस्फॉस्फोनेट्स का रोल भी है। ठीक है। मैं फोकस करना चाहूँगा पेल्विस एरिया की हड्डियों का, जिसे गालिबन कूल्हे की हड्डी कहा जाता है। तो उस पे कि जब एल्डरली एज में लोग गिरते हैं तो उसके बाद वो संभल नहीं पाते, वो बाकी की ज़िंदगी वो बिस्तर पे ही गुजार देते हैं, क्योंकि जो वो एरिया की हड्डियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपकी मूवमेंट के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए। तो वो जब वो अफेक्टेड होती है तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो हाउ सीरियस इट कैन बी? बड़ा अच्छा सवाल है। इस पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना फोकस नहीं किया जाता। तो जितने भी हमारे जो स्ट्रक्चर है या हमारा जो जिस्म में बना है ऐसा है कि हमारा ऊपर का जो धड़ है वो पेल्विस बोन पे सपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी जिसको कहते हैं फीमर, एक हमारी हड्डी है। उसका जो कमज़ोर तरीन पार्ट है वो नेक ऑफ फीमर होता है, क्योंकि उस पर सारी हड्डी हमारा जिस्म खड़ा होता है। अगर वो गिरने से टूट जाए तो फिर हम लोग खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पाँव में तकलीफ की वजह से। तो उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ मरतबा बुढ़ापे की वजह से वो सर्जरी भी नहीं हो पाती या देर होने की वजह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को हम लोग डॉक्टर के पास जाके अपनी असेसमेंट कराएं, ताकि अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो हम पहले से सप्लीमेंट लेके अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं, ताकि खुदा न खास्ता अगर गिरने की सूरत में फ्रैक्चर से बच सके हम लोग। वो कौन सा एज ग्रुप है जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होंगी, वो ज़्यादा अपने हड्डियों को डैमेज कर सकते हैं, और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रिकमेंडेशन ज़्यादातर है कि 60-65 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनकी असेसमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन में, और 70 से ऊपर मर्दों में। मगर चूँकि ये तो यूरोपियन और यूके की गाइडलाइंस हैं, अगर हम अपने मुल्क में लिखें तो हमें हमारी जो डिजीज़ प्रोसेसेस हैं या बीमारियां हैं हमारी तकरीबन 20 साल पहले शुरू हो जाती हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि कोई भी शख्स जो ख़वातीन 40 या 45 से ऊपर और मर्द हज़रात 50 या 55 से ऊपर, उनको ये रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। और अगर ये लगे कि उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं या कमज़ोर हैं, या तो उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये इसके साथ साथ एक्सरसाइज और अच्छी डाइट रखें अपनी। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए हम कौन सा स्कैन करते हैं? हमारे पास ये डेक्सा स्कैन कहते हैं इसको। ये बोन स्कैन होता है और ये डिटरमाइन करता है कि आपका हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं और किन को ज़रूरत पड़ेगी। ये अगेन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया फ्रैक्चर स्कोर का, ये हमें बताता है कि किसका स्कैन होना चाहिए। बाज़ मरतबा क्या होता है, फ्रैक्चर स्कोर अगर इतना हाई हो तो स्कैन के बगैर भी वही रिजल्ट आएंगे, तो आप सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में मेनली विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट्स, विटामिन डी की लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग बिस्फॉस्फोनेट्स यूज़ करते हैं जो हम लोग मुख्तलिफ तरीके से ले सकते हैं। तो आपने स्कैन की बात की, तो कितने अरसे के बाद ये स्कैन होना चाहिए? अमूमन 5 साल का कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट के डिपेंड करने पे, अगर किसी का आज आपने रिस्क असेसमेंट की और उसकी नॉर्मल आई तो 5 साल पे उनका होना चाहिए। अगर शुरू से ही वो बहुत हाई है तो फिर वो हाई रहेगा, बहुत ना उनके कम है कि बहुत कम होगा, तो आप उनको सप्लीमेंट पे रखेंगे लंबे अरसे के लिए। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है कि जब हम किसी भी स्कैन के लिए जाते हैं, एक्सरे स्कैन है या सीटी स्कैन वगैरह है, तो उसमें रेडिएशन होती है जो कि हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब हम हर 5 साल बाद डेक्सा स्कैन करेंगे तो क्या ये भी नुकसानदेह है हड्डियों के लिए? मेरे ख्याल से 5 साल एक इतना छोटा अरसा नहीं है, अच्छा खासा लंबा अरसा है। और अमूमन अगर आपके बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं इनको ज़रूरत पड़ती है दोबारा स्कैन करने की, क्योंकि अगर उनका पहले से ही हाई है तो दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, अगर उनको ज़रूरत पड़ भी गई तो अगर 10 साल में 2 स्कैन हो गए तो इतना रेडिएशन नहीं आएगा। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, बकाया स्कैन वगैरह सब हो रहे हैं तो फिर हमें रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए दोबारा उनकी।
ठीक है। फाइनली आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि वक्त के साथ साथ वेयर एंड टेयर होती है हर चीज़ की, हड्डियों की भी होती है, तो हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, तो हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जितना हम चल फिर सकें, जॉगिंग कर सकें, स्विमिंग कर सकें, एक्सरसाइज प्रोग्राम में कर सकें, जिम में जा सकें, तो ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखेगा और मसल्स को भी। इसके साथ साथ अगर एज के साथ अगर हमारा खाना पीना या हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। तो आपका पैगाम है कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं, ज़्यादा हेल्थी रखें और साथ में अपनी डाइट को जो है वो भी अच्छा रखें। बिल्कुल जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों अगर साथ होंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी हेल्दी लाइफ ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगी। जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है बरसगीर पाक व हिंद में, वो तो गालिबन अपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करती है, लेकिन जो एक सर्टन क्लास है जो अपने आप को हाई क्लास कंसिडर करते हैं, वो ज़्यादातर मगरब की तकलीद करते हैं, क्योंकि उनका लिबास, उनकी ज़ुबान और उनका जो लाइफस्टाइल है वो मगरब को जो है ना उसकी तरफ राग़िब हैं। तो जो मगरबी लोग हैं वो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के उसका अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी सारा बैड मीडिया है डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो ओट्स मिल्क, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने लग गए हैं चाय या कॉफ़ी में एज ए वाइटनर के तौर पे। तो आप क्या कहेंगे, क्या वो मुतबादिल हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का? मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उसमें कैल्शियम और विटामिन डी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको सप्लीमेंट लेने चाहिए, अगर है तो किस मिकदार में है। जो हमारे नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैल्शियम मुनासिब मिकदार में होता है, फॉस्फेट मुनासिब मिकदार में होता है, और आपको बाहर एक्सरसाइज और सनलाइट मिल रही है तो विटामिन डी भी आपकी मुनासिब मिकदार में आ जाएगी। इस मुल्क में ख़ास तौर पर जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ सनशाइन या सूरज बहुत कम निकलता है, हमें बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये हड्डियों की बीमारियाँ ज़्यादा हैं। इसकी वजह यही है कि विटामिन डी कम हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट लेने में वो नहीं है। यही पैगाम उनके लिए भी है कि अगर वहाँ पर कम है तो उनको या तो डेयरी प्रोडक्ट्स पर स्विच करना चाहिए, नहीं तो फिर सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन जो ये सनलाइट है वो भी एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बनता जा रहा है वक्त के साथ, कि एक तरफ जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं अपने आप को सनलाइट से प्रोटेक्ट करें क्योंकि इट इज़ डैमेजिंग योर स्किन, इट्स डैमेजिंग योर डीएनए, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जा रहा है कि सनलाइट इज़ गुड फॉर यू। सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर जनरल पब्लिक। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि स्किन कलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना आपका जैसे अंग्रेज़ हैं, कॉकेशियंस जिसको कहते हैं, उनके स्किन में बाज़ एंजाइम्स नहीं होते या कम होते, उनको ज़्यादा चांस होता है स्किन कैंसर वगैरह का, मगर जो डार्क स्किन लोग हैं उनको कम होता है। तो इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सुबह के टाइम पर अगर आप 20 मिनट से आधा घंटा ले लें, इस मोर देन इनफ कि आपके लिए विटामिन डी के लिए यही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असगर भैया आज के एपिसोड में शिरकत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन आज के एपिसोड में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन आज की एपिसोड देखने के लिए। अगर आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।